हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कार्मिक प्रशासन और नौकरशाही नेतृत्व। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यूज है या एमसीक्यूज है, उस पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? प्रशासन में नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि संगठन को उद्देश्य देना है। यह विचार किसका है आपको ये बताना है, और ये पूछा जा चुका प्रश्न है 2017 में। तो प्रशासन में नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं बल्कि संगठन को उद्देश्य देना है, ये किसने कहा? ऑप्शन है चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पार्कर फोलेट, हर्बर्ट साइमन, क्रिस अर्गरिस। बताओ भाई, किसने कहा ये? चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में ये नेतृत्व को संगठन के नैतिक और उद्देश्यपूर्ण निर्माण से जोड़ा है। तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने कहा, उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की आलोचना करते हुए किसने इसे नई निरंकुशता कहा था? तो नौकरशाही की आलोचना करते हुए इसे किसने यहाँ पर नई निरंकुशता कहा था, ये बताना। हु क्रिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एंड कॉल्ड इट द न्यू डिपोजिट में या डेस्पोटिज्म, है ना। ऑप्शंस हैं लॉर्ड हेवार्ड, रैमजे म्योर, हरमन फाइनर, हेरोल्ड लास्की। बताइए भाई, इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड हेवार्ड ने अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म में यहाँ पर जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों की यहाँ पर उन्होंने क्या की है, आलोचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बताना है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का प्रतिपादन किसने किया, ये बताइएगा। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हाउस, फ्रेड फिडलर, विक्टर वूम, डगलस मैकग्रेगर। तो इसका सही आंसर है ए, रॉबर्ट हाउस द्वारा 1971 में ये विकसित सिद्धांत बताता है कि एक नेता का व्यवहार उसके अधीनस्थों की संतुष्टि, प्रेरणा और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। तो ये रॉबर्ट हाउस ने कहा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, ये भी 2017 का प्रश्न है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल बताना है ना। अच्छा, कहाँ है इसका वर्णन? तो भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323, इसमें हमारे आपके जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन किया गया, ये भी याद रखिएगा ना। कार्यकाल आपको बताना है कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। का सही आंसर है संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार यूपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में जो लेटरल एंट्री है, पार्श्व प्रवेश, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेटरल एंट्री का मतलब यहाँ पर है कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर भर्ती होती है तो कैसे एग्जाम्स लेते हैं पूरी प्रोसीजर के थ्रू, यहाँ बिना भर्ती के सीधे प्रवेश देना लेटरल एंट्री कहलाता है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक पद सोपान को मजबूत करना, निजी क्षेत्र से विशेषज्ञता दक्षता लाना, आरक्षण प्रणाली को समाप्त करना, राजनीतिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, लेटरल एंट्री के तहत सरकार नागरिक सेवाओं, विशेषकर संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर में निजी क्षेत्र और विशेषज्ञों को सीधे शामिल करती है ताकि तकनीकी दक्षता बढ़ सके। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र की कीमत है, ये कथन किसने कहा? तो आपको बताना है नौकरशाही जो है वो संसदीय प्रजातंत्र की कीमत है, ये किसने कहा? हर्बर्ट मॉरिसन, सर विलियम वेवरीज, हेरोल्ड लॉस्की या आइवर जेनिंग्स। बताओ भाई, नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र की कीमत है, ये किसने कहा? हर्बर्ट मॉरिसन, सर विलियम वेवरीज, हेरोल्ड लॉस्की या आइवर जेनिंग्स। इसका आंसर ए, हर्बर्ट मॉरिसन ने माना था कि संसदीय प्रणाली को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए एक स्थायी और विशेषज्ञ नौकरशाही अनिवार्य मूल्य। अगला प्रश्न है, किसने नेतृत्व शैलियों को
कार्य उन्मुख और संबंध उन्मुख में विभाजित किया। तो किसने नेतृत्व की शैलियों को कार्य उन्मुख या फिर संबंध उन्मुख में विभाजित किया? ऑप्शंस हैं फ्रेड फिडलर, रेंसिस लिकर्ट, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस अर्गरिस। बताइए भाई किसने नेतृत्व की शैलियों को यहाँ पर जो है टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है शैलियों में यहाँ पर जो है विभाजित किया? ऑप्शन दिए गए हैं 4, फ्रेड फिडलर, रेंसिस लिकर्ट, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस अर्गरिस। इसका आंसर रहेगा ए, फ्रेड फिडलर ने अपने आकस्मिकता मॉडल में नेताओं को एलपीसी का मतलब है लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल के आधार पर इन 2 श्रेणियों में मापा गया था। अगला प्रश्न है भारत में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2011, 13, 14 या फिर 16? बताइए भाई। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अन्ना हजारे के मतलब आंदोलन हुआ था, अनशन किया था उन्होंने, और उनकी डिमांड यही थी कि भाई लोकपाल बिल लाया जाए। तो फिर उस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि सरकार लोकपाल बिल अधिनियम लेके आई। अब आपको पता ना वो किस वर्ष में आई है, तो इसका आंसर रहेगा बी। ये अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 2013 में पारित किया गया, 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करना। तो हमने भारत के स्तर पर माने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल बनाया और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए। अभी अगर आपसे लोकपाल पूछा जाए कौन है, तो अभी लोकपाल है अजय माणिकराव खानवलकर। माणिकराव खानवलकर या खानवली। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर ने नौकरशाही को किस प्रकार का संगठन माना है? तो वेबर ने नौकरशाही को किस प्रकार का संगठन माना है? अतार्किक संगठन, पूर्णतः तार्किक संगठन, अनौपचारिक संगठन या फिर भावनात्मक संगठन? बताओ भाई। वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किकता, वस्तुनिष्ठता और नियमों की इष्टता पर आधारित सबसे कुशल व तकनीकी रूप से श्रेष्ठ प्रशासनिक ढांचा। नेक्स्ट प्रश्न है सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सिविल सेवकों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाई जाती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस हैं उनके वेतन में वृद्धि करना, प्रशासनिक निष्पक्षता व सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करना, उन्हें अधिक राजनीतिक अधिकार देना, या डी पद सोपान को शिथिल करना। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि एक नियमावली आप कह सकते हैं जिसमें बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं कर सकते सिविल सेवक, उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। और ये होती है प्रशासनिक निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित। तो बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट माने एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल करने की सिफारिश की? तो आपको पता है कि सिविल सेवा परीक्षा में 2 एग्जाम होती है, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है ना। तो ये सीसेट का पेपर किस समिति की सिफारिश पर लेकर आए ये बताना है। अलग समिति, होता समिति, खन्ना समिति या फिर सरकारी आयोग? सरकारी आयोग आपको जानकारी हो तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है ना, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए गठित। और बाकी 3 समितियां यूपीएससी से, तो इसका आंसर रहेगा अलग समिति। योगेंद्र कुमार अलग समिति ने कहा था कि उम्मीदवारों की प्रशासनिक अभिरुचि जानने के लिए नए टेस्ट करने की आवश्यकता है। आपको बताना कास्ट ब्यूरोक्रेसी की मुख्य विशेषता क्या है? कास्ट ब्यूरोक्रेसी की मुख्य विशेषता क्या है? यह केवल योग्यता बेस्ड होती है, यह समाज के उच्च या विशिष्ट वर्ग से संबंधित होती है, यह पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होती है, और यह केवल विकसित देशों में पाई जाती है। तो बताओ भाई कास्ट ब्यूरोक्रेसी की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर रहेगा बी। एफएम मार्क्स के अनुसार जाति या रूढ़िबद्ध नौकरशाही में, अच्छा एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए, ये भी याद रखिएगा। नौकरशाही के 4 प्रकार बताए। इन्होंने कहा है जाति या रूढ़िबद्ध नौकरशाही में केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो विशिष्ट सामाजिक आर्थिक वर्ग या जातियों से संबंधित हो जाते हैं, जैसे पहले कुलीन वर्ग वाला चलता था। अगला है नेतृत्व के करिश्माई सिद्धांत के अनुसार एक नेता की शक्ति का स्रोत क्या है? तो आपको बताना है एक नेता की शक्ति का स्रोत क्या है। कानूनी नियम, पद सोपान में उसका पद, उसके असाधारण व्यक्तित्व गुण और उसके पास धन की उपलब्धता। आप देखिए करिश्माई सिद्धांत पूछा गया कि ऐसा कोई करिश्माई व्यक्तित्व जो अपने दम पर
सरकार स्थापित करता है अपने गुणों के कारण, तो इसका आंसर रहेगा उसके साधारण व्यक्तित्व गुण, असाधारण व्यक्तित्व गुण। जैसे अभी मोदी जी के मामले में कहा जाता है कि वो जो है करिश्माई व्यक्तित्व मान सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी 2017 का प्रश्न है। तो भारत में सीबीआई सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 47, 1947, 1950, 1963, 1965। क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करो सब लोग और आंसर दो इसका। बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका सही आंसर रहेगा सी। तो गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई, जिसको अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती। अगला प्रश्न है, सफल नेतृत्व पूरी तरह से अनुयायियों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। ये विचार किस सिद्धांत से सबसे निकट है? तो सफल नेतृत्व पूरी तरह से अनुयायियों की स्वीकृति पर निर्भर करता है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है बताना। सत्ता का स्वीकृति सिद्धांत, महान व्यक्ति सिद्धांत, मार्ग लक्ष्य सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत। आंसर रहेगा ए। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार कोई भी आदेश या नेतृत्व तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक अधीनस्थ या अनुयायी उसे मानसिक रूप से स्वीकार ना कर ले। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा के संदर्भ में तटस्थता के विपरीत प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा का समर्थन भारत में किसने किया? तो हमारे यहाँ पर माना जाता था कि जो है यहाँ पर तटस्थ होनी चाहिए, माने वो पूरी तरह से राजनीति से दूर होनी चाहिए ऐसा माना जाता था, बट अब नहीं, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का विचार किसने किया था ये बताना है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो इसका आंसर रहेगा बी। इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी, जिसका अर्थ था सिविल सेवकों को सत्तारूढ़ दल की सामाजिक आर्थिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो आप लबासना बोलते हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपको पता हो तो नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में। तो आपको बताना है लबासना कहाँ है, हैदराबाद, मसूरी, दिल्ली या फिर शिमला? तो इसका आंसर रहेगा मसूरी, है ना। 1959 में बनी थी ये, और ये भारत की प्रमुख प्रशिक्षण। अगला है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप शब्द को सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया? तो आपको बताना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया। जेम्स मैकग्रेगर बर्नर्स, बर्नार्ड बास, पीटर ड्रकर और वारेन बेनिस। इसका आंसर रहेगा ए। जेम्स मैकग्रेगर बर्नस ने 1978 में अपनी पुस्तक लीडरशिप में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो नेताओं और उनके अनुयायियों के बीच नैतिक व प्रेरणादायक बदलाव पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में पदोन्नति के लिए सीनियोरिटी कम मेरिट सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है सीनियोरिटी कम मेरिट सिद्धांत का क्या अर्थ है सिविल सेवाओं में प्रमोशन के लिए। पहला ऑप्शन है केवल सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को मतलब प्रमोट करना, वरिष्ठता को ध्यान में रखना लेकिन न्यूनतम योग्यता अनिवार्य होना, सी केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रमोशन, और डी राजनीतिक प्रभाव के आधार पर प्रमोशन। तो इसका आंसर है बी, माने प्रमोशन में सीनियरिटी को ध्यान रखना बट आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है, ब्रिटिश नागरिक सेवा के लिए मेकाले समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको बताना ब्रिटिश नागरिक सेवा जो थी उस समय, उसके लिए मेकाले समिति का गठन कब हुआ था? 1853, 1854, 1858 या फिर 1886? आंसर रहेगा बी, 1854 में इस समिति की रिपोर्ट आई जिसने भारत और ब्रिटेन दोनों में योग्यता आधारित खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की। तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, नेता जन्मजात होते हैं, कार्य और परिस्थितियों के अनुसार उनकी पहचान होती है, ये कथन नेतृत्व के किस मॉडल का खंडन करता है? ये बताना है। ऑप्शन है आकस्मिकता मॉडल, व्यवहारिकवादी मॉडल, महान व्यक्ति सिद्धांत या स्थितिजन्य मॉडल? बताइए भाई, ये किसने कहा कि नेता जन्मजात होते, कार्य परिस्थितियों के अनुसार उनकी पहचान होती है, और ये कथन नेतृत्व के किस मॉडल का खंडन करता है? इसका आंसर है बी, व्यवहारवादी मॉडल मानता है कि नेतृत्व के गुण सीखे और सिखाए जा सकते हैं, माने नेता बनाए जा सकते, जन्मजात नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में होता समिति का संबंध किससे था? तो होता समिति का संबंध किससे बताना है? पुलिस सुधार, नागरिक सेवा सुधार, बजटीय सुधार या स्थानीय प्रशासन? बताइए भाई। इसका आंसर रहना चाहिए सिविल सेवा सुधार, नागरिक सेवा सुधार। तो पीसी होता समिति जो है वो नागरिक सेवा सुधार के लिए बनी थी। इसने सिविल सेवकों के लिए प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और कार्यकाल की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात की। अगला प्रश्न है, नौकरशाही का प्रतिनिधि स्वरूप की अवधारणा किसने विकसित? तो नौकरशाही की प्रतिनिधि स्वरूप की अवधारणा किसने विकसित की? डोनाल्ड किंग्सले, मैक्स वेबर, मार्टिन अल्ब्रो, फ्रेडरिक्स? बताओ भाई। इसका आंसर रहेगा ए, डोनाल्ड किंग्सले ने 1944 में अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी में ये विचार दिया कि नौकरशाही में समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, मतलब कौन सा कार्य केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता? तो आपको बताना केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय काम कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सिविल सेवकों की भर्ती प्रशिक्षण, सिविल सेवकों की शर्तें निर्धारित करना, सेवा शर्तों का निर्धारण, राज्य पुलिस बलों का नियंत्रण व प्रशासन, और डी प्रशासनिक सुधार। तो देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती आईएएस पूरी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अंडर में आती है, तो ये पूरा इसका पार्ट है। प्रशासनिक रिफॉर्म्स भी करता है। राज्य पुलिस बल जो है ये राज्य के अंडर में होते हैं, राज्य सरकार इसको ऑपरेट करती है। तो इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भर्ती को कार्मिक प्रणाली का हृदय किसने कहा? रिक्रूटमेंट को जो कर्मचारी प्रणाली उसका हृदय किसने कहा? ऑप्शन है एल डी वाइट, बिलोबी, हरमन फाइनर या ओ ग्लेन स्टॉल? तो इसका आंसर होना चाहिए ए, एल डी वाइट ने कार्मिक प्रशासन में सही चयन पर जोर देते हुए भर्ती को पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ या हृदय माना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लीडरशिप सिद्धांत फ्रेड फिडलर द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आपको बताना है कौन सा सिद्धांत लीडरशिप का फ्रेड फिडलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। मार्ग लक्ष्य सिद्धांत, आकस्मिकता सिद्धांत, करिश्माई सिद्धांत, महान व्यक्तित्व सिद्धांत? बताओ। आंसर रहेगा बी, फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत ये बताता है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता की शैली व स्थिति की अनुकूलता के बीच के अंतर संबंधों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, एफएम मार्क्स द्वारा नौकरशाही के जो 4 प्रकार बताए गए उसमें जातीय नौकरशाही का मुख्य आधार क्या है? कास्ट ब्यूरोक्रेसी का मुख्य आधार क्या है ये बताना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो यही है कि नौकरशाही के कितने प्रकार बताए मार्क्स ने? तो 4, ठीक है। तो आपको बताना जातीय नौकरशाही का मुख्य आधार एफएम मार्क्स ने क्या बताया। ऑप्शन है केवल परीक्षा में प्राप्त अंक, जन्म और सामाजिक वर्ग, शासक के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा और तकनीकी विषय। तो जातीय नौकरशाही का मतलब है एक वर्ग विशेष या जाति के लोगों को ही सिविल सेवा में लेना या उनकी जो प्रशासनिक सेवा उस समय लेना। तो इसका आंसर रहेगा जन्म और सामाजिक वर्ग, जैसे पहले कुलीन वर्ग वाला सिस्टम। इसका आंसर रहेगा बी। कार्मिक प्रशासन में पद वर्गीकरण की प्रणाली का उद्गम किस देश को माना जाता है? तो कार्मिक प्रशासन में पद वर्गीकरण की प्रणाली का उद्गम किस देश से माना जाता है? ये भारत, अमेरिका या फ्रांस? का आंसर रहेगा सी, माने ये सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी जबकि ब्रिटेन में रैंक वर्गीकरण प्रचलित। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, अमेरिका में ना, रैंक वर्गीकरण यूके में। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के अनुयायी दृष्टिकोण के अनुसार एक नेता की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नेतृत्व के अनुयायी दृष्टिकोण के अनुसार एक नेता की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, नेता के पास मौजूदा कानूनी शक्तियों पर, अनुयायियों की आवश्यकता और उनके द्वारा नेता की स्वीकार्यता पर, नेता के शारीरिक आकर्षण पर, डी संगठन के बजट पर? इसका आंसर रहेगा बी, ये मानता है कि नेतृत्व वास्तव में अनुयायियों की नजर में होता है। यदि अनुयायी अपने किसी नेता नहीं स्वीकार करेंगे तो नेतृत्व विफल हो जाएगा, तो उसके फॉलोवर्स मानने चाहिए। उसके जो जिसको आप बोलते हैं ना भक्त, ये जिस टाइप का शब्द यूज करते हैं, तो वो अगर उसको मान ले, अपने अनुयायी उसको मान ले कि हाँ भाई ये हमारा नेता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। प्रशासनिक नेतृत्व का कार्य संगठन के भीतर मूल्यों का संस्थाकरण करना है, ये कथन किसका है?
तो आपको बताना है प्रशासनिक नेतृत्व का मुख्य कार्य संगठन के भीतर मूल्यों का संस्थाकरण करना है। ऑप्शन है फिलिप सेल्जनिक, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, एफ.डब्ल्यू. टेलर। का सही आंसर रहेगा ए, फिलिप सेल्जनिक ने अपनी पुस्तक लीडरशिप इन एजुकेशन में नेतृत्व के संस्थागत और मूल्य आधारित दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है सिविल सेवा के संदर्भ में तटस्थता के सिद्धांत की वकालत करने वाली ब्रिटिश कोर्ट कौन सी थी? तो सिविल सेवा के संदर्भ में न्यूट्रलिटी के सिद्धांत की वकालत करने वाली ब्रिटिश कोर्ट कौन सी थी? ऑप्शन है नॉर्थ कोर्ट, ट्रेवेलियन रिपोर्ट, मास्टरमैन रिपोर्ट, फुलटन रिपोर्ट, एस्टन रिपोर्ट। इसका आंसर रहेगा ए, 1854 की नॉर्थ कोर्ट ट्रेवेलियन रिपोर्ट ने ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती और सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता की मजबूती की नींव रखी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही का अर्थ लोकसेवकों के हाथ में सरकार की शक्ति का होना है, ये परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, हेरोल्ड लास्की, एविडाइसी, एम क्रोजियर। का आंसर रहेगा ए, ब्रिटेनिका में दी गई है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है ना। जो नौकरशाही को क्या मानता है यहाँ पर, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखती है जहां सत्ता अधिकारियों के पास केंद्रित होती। अगला है पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आपको बताना है पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और इसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती। बी, ये हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करता है। सी, ये युवा कर्मचारियों को प्रेरित करता है। डी, ये प्रशासनिक दक्षता को अत्यधिक बढ़ाता है। आंसर रहेगा ए, वरिष्ठता सिद्धांत का लाभ यह है कि यह स्वचालित और विवाद मुक्त है। इसमें वरिष्ठता की गणना निश्चित होती है, जिससे अधिकारियों द्वारा पक्षपात या भाई भतीजावाद करने का अवसर नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी या संश्रयी नौकरशाही को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेरिट सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? बताइए बस। ये 2018 यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जा चुका है, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आ चुका है। तो बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा बी, एफएम मार्क्स के वर्गीकरण के अनुसार संश्रयी या संरक्षक नौकरशाही को ही अमेरिका में क्या कहा जाता है? लूट प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, जहां राजनीतिक पुरस्कार के रूप में पद बांटे जाते हैं। अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए किस पुरानी प्रणाली को बदलने की सिफारिश की? ऑप्शन है खुली रिपोर्ट प्रणाली, गोपनीय चरित्र पंजिका, स्व मूल्यांकन प्रणाली या 360 डिग्री मूल्यांकन। तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? बी। तो यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने पुरानी और व्यक्तिपरक गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली को बदलकर प्रदर्शन आधारित कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली लागू करने की सिफारिश की। अगला प्रश्न है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ओपन एग्जाम या ओपन कंपटीशन प्रणाली की सिफारिश करने वाली लॉर्ड मैकाले समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो आपको बताना लॉर्ड मैकाले समिति की रिपोर्ट कब आई थी जिसने ओपन एग्जाम लेने की बात की थी? 1833, 1853, 1854 या फिर 1858? तो इसका आंसर रहेगा सी, 1854 में मैकाले समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1855 से लंदन में आईसीएस के लिए खुली परीक्षा आयोजित की गई। एक परिभाषा दी गई है, नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को संशोधित नहीं कर सकता। तो नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को संशोधित नहीं कर सकता। ये परिभाषा किसने? ऑप्शन है मिशेल क्रूजियर, रॉबर्ट मार्टिन, विक्टर थॉमसन या मैक्स वेबर। बताइए भाई इसका आंसर। क्या सही आंसर रहेगा ए, मिशेल क्रूजियर ने अपनी पुस्तक का नाम याद रखना, दो ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेनन, इसमें फ्रांसीसी नौकरशाही का अध्ययन करके निष्कर्ष दिया था। अगला है भारत में यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किससे जांच करानी अनिवार्य है? तो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किससे जांच करानी अनिवार्य है? संसद की संयुक्त समिति, भारत का सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो और सीवीसी। बताओ भाई, यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जी हटाते हैं। तो आंसर रहेगा बी, 317 में उनके हटाने की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट है
डगलस मैकग्रेगर के, ये मोटिवेशन की इन्होंने डगलस मैकग्रेगर ने एक्स और वाई सिद्धांत दिया है, तो याद रखिएगा एक्स तथा वाई सिद्धांत जो है, यहाँ एक्स नेगेटिव विचारधारा को बताता है और वाई पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको बताना वाई सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए नेतृत्व को किस प्रकार का रुख अपनाना पड़ता है। तो आपको बताना डगलस मैकग्रेगर का जो एक्स सिद्धांत है, इसके अनुसार कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए नेतृत्व को किस प्रकार का रुख अपनाना पड़ता है। एक्स नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलता है, याद, निराशावादी दृष्टिकोण। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक और सहभागी, नियंत्रण, निर्देशन, दंडात्मक भय, पूर्ण स्वतंत्रता, हस्तक्षेप, पुरस्कार आधारित आत्म प्रेरणा। तो इसका आंसर रहेगा बी। माने ये मानता है कि कर्मचारी या मनुष्य कामचोर होता है, काम नहीं करना चाहता, इसलिए उनको कड़ा नियंत्रण और दंडात्मक भय दिखाना पड़ता है। अगला शब्द है कार्मिक प्रशासन में जो मोरेल है, माने मनोबल का क्या अर्थ है। तो मनोबल मीन्स क्या होता है ये बताना है। पहला, अधिकारियों की शारीरिक क्षमता, संगठन के प्रति कर्मचारियों की मानसिक संतुष्टि, उत्साह और वफादारी, कर्मचारी संघों की राजनीतिक शक्ति, या डी अधिकारियों की केवल तकनीकी। बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर रहेगा बी। मनोबल एक आंतरिक मानसिक स्थिति है जो किसी समूह के सदस्यों में अपने काम और संगठन के प्रति उत्साह, वफादारी और सामूहिक सहयोग की भावना को दर्शाती है। अगला शब्द है ब्यूरोपैथोलॉजी शब्द, जो नौकरशाही के रोगग्रस्त व्यवहार को दर्शाता है कि जनक कौन है। तो आपको बताना ब्यूरोपैथोलॉजी शब्द के जनक कौन है। ऑप्शंस हैं विक्टर थॉमसन, एल्विन गोल्डनर, परकिसन या पीटर ब्लाउ। इसका सही आंसर रहेगा थॉमसन। थॉमसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि नियमों के अत्यधिक पालन से नौकरशाही में रुकापन और अक्षमता जैसी बीमारियां पैदा होती है, जिसे ब्यूरोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला है नेतृत्व के ग्रेट मैन सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि परिस्थितियां ही नेता का निर्माण करती है। तो महान व्यक्तित्व सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा कि परिस्थितियों से ही नेता बनता है। ऑप्शन है थॉमस कार्लाइल, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रांसिस लिकर्ट, चेस्टर बर्नार्ड। बताओ भाई इन चारों में से क्या आंसर रहेगा। का आंसर रहेगा बी। हर्बर्ट स्पेंसर ने कार्लाइल के सिद्धांत की आलोचना की। कार्लाइल का कहना था यहाँ पर क्या कि कार्लाइल महान व्यक्तित्व के सिद्धांत देता है कि नेता के गुणों से व्यक्ति जो है, नेतृत्व के गुणों से ही व्यक्ति नेता बनता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि परिस्थितियां व्यक्ति को नेता बनाती। इसका आंसर हर्बर्ट स्पेंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची का प्रबंधन और कार्मिकों की नीतियां किस मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। तो भारत में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जो वरिष्ठता सूची, उसका प्रबंधन और कार्मिकों की नीतियां किस मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। गृह मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या मंत्रिमंडल सचिवालय। इसका आंसर रहेगा बी। और ये मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है, ये भी याद रखिएगा ना, कि मतलब मंत्री ही प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट है नेतृत्व का जो पाथ गोल थ्योरी है, उसके अनुसार जब कार्य बहुत अधिक जटिल और अस्पष्ट हो तो कौन सी नेतृत्व शैली अपनानी चाहिए। तो पाथ गोल थ्योरी के अनुसार जब कार्य अत्यधिक जटिल अस्पष्ट हो तो कौन सी नेतृत्व शैली अपनानी चाहिए। सहायक नेतृत्व, निर्देशात्मक नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व या उपलब्धि उन्मुख। रॉबर्ट हाउस के अनुसार यदि अधीनस्थों के सामने लक्ष्य और रास्तों को लेकर भ्रम या अस्पष्टता हो तो निर्देशात्मक नेतृत्व उन्हें स्पष्ट मार्गदर्शन देकर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में आईपीएस का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है। तो आपको बताना ये जो भारतीय पुलिस सेवा, इसका प्रबंधन कौन करता है बताना है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं जिसको आप कहते हैं वो 3 टाइप की है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 कौन कौन सी है। एक है आईएएस, और ये कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंडर में होती है। आईपीएस इसका कंट्रोल करता है गृह मंत्रालय। और एक होती है आईएफओएस, इसको आप बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो पर्यावरण व वन मंत्रालय के अंडर में होती है। तो इसका आंसर रहेगा बी, गृह मंत्रालय। और सब पुराने प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा ना। अब यहाँ आईएएस का कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, आईएफएस जिसको बोलते हैं वो पर्यावरण वन मंत्रालय, और आईपीएस गृह मंत्रालय के अंडर में होती है।
कार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं है बल्कि उचित दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति का निर्माण करना है। ये सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है एस्टन समिति, फुलटन कमेटी, गोरवाला कमेटी और के संथानम कमेटी। बताओ बताओ भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? धार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं बल्कि उचित दृष्टिकोण व कार्य संस्कृति का निर्माण करना है, ये किसने कहा? एस्टन समिति, फुलटन समिति, गोरवाला समिति, के संथानम समिति। तो इसका आंसर रहेगा बी, फुलटन समिति ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की शैली को निहस्तक्षेप या मुक्त लगाम शैली कहा जाता है, जहां नेता न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। तो नेतृत्व की किस शैली को हम लोग यहाँ पर जो है हस्तक्षेप या मुक्त लगाम शैली कहते हैं? लेसेस फेयर, प्रतिबंधों का अभाव जिसको बोलते हैं, जहां नेता न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। निरंकुश शैली, हस्तक्षेपवादी शैली, लोकतांत्रिक शैली, नौकरशाही शैली। इसका आंसर रहेगा बी। इस शैली में नेता अपने अधीनस्थों को पूरी स्वतंत्रता देता है और निर्णय लेने की शक्ति समूह के सदस्यों पर छोड़ देता है। वे केवल संसाधनों की आपूर्ति तक सीमित रहता है। अगला है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में पाई जाने वाली नौकरशाही के लिए, अब यहाँ पर एक शब्द है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का सिद्धांत किसने दिया? फ्रेडरिक्स ने। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में पाई जाने वाली नौकरशाही के लिए फ्रेडरिक्स ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो साला, चेंबर, कार्यालय। तो इसका आंसर रहेगा साला। फ्रेडरिक्स ने विकासशील देशों के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने के लिए साला मॉडल दिया, जहां नियमों के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव और भाई भतीजावाद हावी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिविल सेवकों को उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होने वाली पदोन्नति के लिए योग्यता सिद्धांत का सर्वप्रथम किस ब्रिटिश रिपोर्ट में किया गया था? सिविल सेवकों को उनको सेवा काल के दौरान प्राप्त होने वाले जो प्रमोशन है, इसके लिए योग्यता सिद्धांत का समर्थन सर्वप्रथम ब्रिटिश रिपोर्ट में किया गया था। फुलटन रिपोर्ट, नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट, सेडेल रिपोर्ट और मेकाले रिपोर्ट। आंसर रहेगा बी, 1854 की नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट में ये बात की गई कि प्रमोशन में भी सीनियरिटी की बजाय योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, जिसको आप बोलते हैं आरसीवीपी, नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, कहाँ है जहां राज्य के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है? अभी आंसर दिया था मैंने आपको, नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ है पूछा था मैंने। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। बताओ भाई, भोपाल में है ना? तो ये भोपाल में है। और ये आरसीवीपी जो है, ये हमारे दूसरे मुख्य सचिव थे आरसीवीपी मध्य प्रदेश के, उनके नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, कार्मिक प्रशासन में विटली परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कार्मिक प्रशासन में जो विटली काउंसिल है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिविल सेवकों की नई भर्ती करना, सरकार और सिविल सेवकों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, कार्मिकों को विदेशी प्रशिक्षण पर भेजना, या फिर सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों को बढ़ाना। बताओ भाई, विटली परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर रहेगा बी, ब्रिटेन में शुरू हुई विटली काउंसिल प्रणाली भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्देश्य हड़ताल आदि को रोककर बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना है। ठीक है, चलिए ये सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और जानकारी आप लोगों को है ही सही, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट, सेट और एपी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसकी जो प्राइस है वो एक्चुअल में 2999, बट अभी आप इसको जो है 2000 रुपये प्लस जीएसटी में इसको परचेस कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेट, सेट और एपी की क्लासेस, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी चली रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2000 प्लस जीएसटी में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, क्लासेस भी मिलेगी और टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो आप लोग जो है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही अपने सुझाव जरूर कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा कि और आप क्या चाहते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स की और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किस तरह के आपके सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लासेस भी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको बताइएगा, और इसी तरह का प्यार देते रहिएगा। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।